बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क। आप बिना टॉर्क के रोटेशनल मोशन की डिटेल चीज आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो हमने आज किसको पढ़ना है? टॉर्क। क्या है टॉपिक आज का? टॉर्क। अच्छा, समझो जरा टॉर्क क्या होता है। जो चीज लीनियर मोशन में फोर्स है, जो चीज लीनियर मोशन में क्या है? फोर्स। एंगुलर मोशन में वही चीज आपको क्या बन जाएगी? टॉर्क। जो चीज लीनियर मोशन में क्या है बोलो बेटा? फोर्स। वही चीज एंगुलर मोशन में क्या बन जाएगी बोलो बेटा? टॉर्क। अगर किसी बॉडी को मूव कराना है, एक जगह से दूसरी जगह किसी बॉडी को लेकर जाना है, तो उस पर क्या अप्लाई करनी पड़ती है? फोर्स। यस और नो? मान लो यहां पर एक बॉडी रखा है और इस बॉडी को इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेकर जाना है, आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। यस और नो? तभी वो बॉडी अपनी इस पोजीशन से कहां जाएगा? दूसरी पोजीशन पे। सिमिलरली अगर आपको किसी भी बॉडी को रोटेट कराना है, जैसे अभी ये फैन है और अब मैं चाहता हूं कि ये फैन रोटेट करे, डीप में डालो, है ना, चाहता हूं कि मैं इसको क्या करूं? रोटेट करूं। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो इसका मोटर इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा? टॉर्क। क्या लगा होगा इसके ऊपर? टॉर्क। कोई भी चीज रोटेट तभी करेगी अगर उसके ऊपर क्या लग रही हो? टॉर्क। क्या मेरे समझ में आ रही है? तो टॉर्क का बेसिक मतलब क्या हो गया? सबसे पहले रोटेटिंग फोर्स। क्या हो गया इसका मतलब बोलो बेटा? रोटेटिंग फोर्स। फोर्स का ही पार्ट है, लेकिन फोर्स लीनियर मोशन में यूज होगा और टॉर्क कहां यूज होगा बोलो बेटा? एंगुलर मोशन। टॉर्क कहां यूज होगा बोलो बेटा? एंगुलर मोशन। थोड़ा और समझो, प्रैक्टिकली समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग है टॉर्क, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं टॉर्क को बार बार समझाने के लिए एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं, मेरा बड़ा फेवरेट एग्जांपल है, आप उसको समझने की कोशिश करना। अगर आप उसको समझ गए तो आपको टॉर्क की सारी ही कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मान लो नवप्रीत जी ने बहुत सारा पैसा कमाया। क्या कमाया? पैसा, बहुत सारा पैसा। हाँ। इसने अपने लिए घर बनाने का सोचा। क्या बनाने का सोचा? घर बनाने। आज लेकिन ये क्लास में है, लेकिन इन जनरल मान लेते हैं जैसे कि ये एब्सेंट होते हैं, तो जिस दिन टॉर्क पढ़ाया जा रहा था उस दिन ये क्या था? एब्सेंट। जिस दिन टॉर्क पढ़ाया जा रहा उस दिन क्या था? ये एब्सेंट। तो इसने अपने घर के रूम में ये डोर का हैंडल लगवाना। क्या लगवाना था? डोर का हैंडल। इसने कहा यार जिस भी गरीब को देखो सारा हैंडल इधर लगवाता होता है, मैं एक अमीर आदमी हूं, मैं डोर का हैंडल यहां लगा। मेरा समझ आ रही है? इसने डोर का हैंडल कहां लगवा लिया? यहां। ठीक है, शादी हो गई, वाइफ अंदर इंतजार कर रही थी, दरवाजा का हैंडल यहां था, काम से खोलने की कोशिश की, सुबह हो गई, डोर कभी नहीं खुली। खुलेगा डोर कभी? पीछे वाले रास्ते से। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर ये हैंडल यहां लगा हुआ हो, तुम जोर लगा के देख लो, लगा के खुद खुद में घर में एक ड्रिल करके अपने दरवाजे में यहां पर हैंडल लगाना, जितनी मर्जी जोर लगा लेना, डोर नहीं खुलेगा। बात समझ में आ रही है? अरे तुमने कभी सोचा? फिर लेकिन अभी भी इसने इसने बात नहीं मानी, रुको अब इसकी कहानी खत्म होने तो फिर हम नॉर्मल लाइफ करें। लेकिन ये अभी भी था क्या? थिंक डिफरेंटली पर जिंदगी में। कहता यहां तो मैंने लगाना ही नहीं। ठीक है, फिर इसने क्या किया? थोड़ा सा खिसका के यहां लगा। बहुत जोर लगाया तो दरवाजा थोड़ा सा इतना खुला कि जैसे अंदर नहीं जा पा रहा। थोड़ा और खिसका लिया, बीच में लगा लिया। बीच में लगाया तो ये खोल पा रहा है, लेकिन खोलना कन्वीनियंट नहीं। तो इसने क्या किया? दरवाजे को खोल के हल्का सा यहां हैंडल लगा दिया। कहां पे हैंडल लगा दिया? यहां। जितनी मर्जी जोर से ऐसे खींच लो, जब ये बाहर आ जाएगा दरवाजा नहीं खुलेगा। खुलेगा? अगर हैंडल यहां हो, तुम खींचो तो इसको ऐसे, दरवाजा खुलेगा? कभी नहीं खुलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको फिर थक हार के हम गरीबों की तरह ये ओपनर यहीं लगाओ। तुम किसी भी दरवाजे का हैंडल देखो, ठीक है। अब दरवाजे के इस मोशन को एनालाइज करते हैं, ध्यान से देखना। तुम कोई भी दरवाजा देख लो जिसमें भी डोर हैंडल लगा हुआ है, डोर हैंडल ओपनिंग साइड से जहां से वो रोटेट कर रहा होगा उस जगह पर ही लगा हुआ हो। चेक करके देखो।
अब इस डोर की मोशन को जरा देखो, देखना जरा, ये देखो यहाँ क्या बना रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है आर्क बना रहा है, यहाँ बना रहा है कि नहीं बना रहा है, देखो इसको खोल के देखो कैसा मोशन है ये, लीनियर है कि एंगुलर है, एंगुलर है। लीनियर तो तब होता है दरवाजा ऐसे खुल जाता है, तो ये मोशन कैसा होता है, लीनियर, यस और नो। लेकिन ये दरवाजा कैसे खुल रहा है, ये देखो, देखो जहां पर वो बार बार रगड़ खा रहा होता था, अगर तुम इसके साथ एक मार्कर लगा के देखोगे, देखोगे कि ये प्रॉपरली एक आर्क बना रहा है, देखो चक्कर के देखो इसको बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि ये एंगुलर कैसे है, देखो यहां पर एक के साथ एक मार्कर लगा दो, दिख रहा है, ये देखो जब दरवाजा खुल रहा है कैसा बना रहा है, एक आर्क बना रहा है। ये मोशन कैसा है, एक एंगुलर मोशन है क्या, ये लीनियर मोशन, नो, दिस इज एन एंगुलर मोशन। तो इसका मतलब जो दरवाजा का ओपनिंग, मैं केवल एक दरवाजे के एग्जांपल से तुम्हें टॉर्क का पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा। तो जब भी दरवाजा ओपन अप हो रहा है, इट इज मेकिंग एन आर्क, बोलो यार। तो तुम जो दरवाजे पर जब फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स की वजह से दरवाजा रोटेट कर रहा है, दरवाजा क्या कर रहा है, बोलो बेटा, रोटेट कर रहा है। सो बेसिकली आई एम अप्लाइंग अ टॉर्क, यस और आई एम अप्लाइंग अ टॉर्क। और एक चीज देखना, अगर ये दरवाजे का देखोगे तो जौन सा एंड फिक्स है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस और नो, दिस एंड इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इस दरवाजे का कौन सा एंड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ ये चीज घूम रही है, बोलो यस और नो। इसका मतलब क्या है, अगर किसी बॉडी को रोटेट कर रहे हो तुम, तो उसको रोटेट करने के लिए तुम्हें उसको ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन बस फोर्स सफिशिएंट नहीं है, देखो फोर्स तो ये भी है, क्या बॉडी रोटेट कर रही है ना, तो तुमको फोर्स भी एक सर्टेन तरीके से लगानी पड़ेगी। अगर आप उस सर्टेन तरीके से फोर्स लगाओगे तभी वो बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। अगर आप उस फोर्स को एक सर्टेन मेथड से लगाओगे, एक सर्टेन तरीके से लगाओगे, उसी कंडीशन में द बॉडी विल रोटेट, अदरवाइज द बॉडी विल हैव अ लीनियर मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, केवल उसी कंडीशन में बॉडी रोटेट करेगी, अदरवाइज बॉडी के पास कैसा मोशन होगा, बोलो बेटा, एक लीनियर मोशन। तो अब टॉर्क हुआ क्या, अगर किसी बॉडी का एक एक्सिस फिक्स हो। अच्छा एक और बात समझ, जैसे ध्यान से समझना, रोटेशन नहीं समझोगे उड़ जाएगा तुरंत, मैं बार बार बता रहा हूं, पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। मान लो ये मेरे पास एक मार्कर है, देखो मार्कर में या किसी भी फ्री बॉडी में और इसमें क्या फर्क है, दरवाजे का एक एंड फिक्स है, बोलो यस सर। मार्कर तो बिल्कुल फ्री बॉडी है ना, का कोई एंड तो फिक्स नहीं है। अगर इस बॉडी को रोटेट करना है, तुम देख लो, तुमको कम से कम 2 फोर्सेस लगाने ही पड़े। तुम अपने सिंगल एक उंगली के फोर्स से उसको रोटेट नहीं कर सकते, या तो तुम यहां रखोगे तो तुम नीचे इस सरफेस की हेल्प लोगे, या फिर अपने फिंगर पे ऐसे पकड़ के इसको रोटेट करोगे। अरे तो कहीं पे रखोगे उसके बाद भी तो फ्रिक्शन लग रही है, स्मूथ सरफेस रहेगा तो नहीं रोटेट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो अगर आपको रोटेट करना है तो आपको कम से कम कितने फोर्स लगाने पड़ेंगे, 2। तो अगर किसी फ्री बॉडी को रोटेट करना है तो वहां पर आपको उसके ऊपर कम से कम 2 फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको किसी एक फिक्स्ड बॉडी को रोटेट करना है तो वहां आपको सिंगल फोर्स से काम चल जाएगा। तो डिफरेंस समझ में आ गया, कोई फ्री बॉडी को रोटेट कराना और सिंगल बॉडी को रोटेट कराना, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो जितने भी दरवाजे हैं, या जैसे कोई आलमीरा या कोई भी जगह है, अगर उसकी एक जगह फिक्स की हुई है, जैसे मैंने इसको यहां से पकड़ लिया, अब इसको ऐसे घुमा रहा हूं, तो मैं सिंगल फोर्स इसको क्या कर सकता हूं, घुमा सकता हूं। देखो इसी को मैं अगर ऐसे खींचूं, कभी घूमेगा, इसको अगर मैं कभी भी ऐसे खींचूं, कभी घूमेगा नहीं। इसको घुमाने के लिए मुझे फोर्स कैसे लगानी पड़ेगी, ऐसे, ये सर नो। इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा तभी ये क्या करेगा, घूमेगा, ये सर नो। तो ये हो गई चीज, एक एंड मैंने अगर फिक्स कर दिया, और अगर फिक्स नहीं किया है तो मुझे दोनों ही फिंगर से पकड़ के इसको रोटेट करना पड़ेगा, बोलो ये सर नो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले ये सब जगह हम बॉडी पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, टॉर्क। इन सब कंडीशन में बॉडी पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, बोलो बेटा, टॉर्क। तो व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज अ रोटेटिंग फोर्स। एग्जांपल के पहले छोटी छोटी बातें समझते हैं, देखना जैसा टॉर्क को कैसे डिनोट किया जाता है, तो डिनोटेड बाय अ सिंबल
कैसे बनता है? ऐसे। बात समझ आ रही है? इस सिंबल को क्या प्रोनाउंस करते हैं बोलो बेटा? टाउ। ठीक है। क्वांटिटी कैसी है? तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है बोलो बेटा? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी। एक और बात, मैथमेटिकली टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? तो टॉर्क विल बी आर क्रॉस एफ। बहुत ध्यान से देखना, मैंने आप सबको वेक्टर बार बार रिवाइज करने के लिए बोला है। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। तो व्हाट इज दिस? इज द टॉर्क। व्हाट इज आर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों कह रहा हूं ये भी आपको समझाऊंगा, लिख लो केवल। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the axis of rotation, and F, it is the force acting on the particle. बोलो पूरी बात क्लियर है? It is F, it is the force acting on the particle. पहले इतनी बात लिख लो फटाफट, फिर आगे की बात करते हैं। नहीं कह सकते रेडियस बेटा, बताता हूं, फटाफट तेजी से लिखो, तेजी से लिखो, मैं लिखने के लिए टाइम नहीं दूंगा, स्पीड अप करो। डन। तेजी से लिखो भाई, इतना थोड़ा सा काम दिया लिखने के लिए। डन बेटा, देखना जरा, एग्जाम्पल देके आपको मैं समझा रहा हूं। एक एग्जाम्पल जो मैं बार बार यूज करता हूं, वही जो अभी आपको मैंने दिया एग्जाम्पल। मान लो ये एक एंड फिक्स है कहीं पे, और इसके साथ ये एक डोर लगा हो। ठीक है, ये फिक्स्ड पार्ट है, दिस इज द फिक्स्ड, है ना। और ये आपके पास क्या है? दिस इज डोर। समझ रहे हो बेटा एग्जाम्पल, है ना। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर इसका यहां पे हैंडल लगा हुआ है, दिस इज द हैंडल ऑन द डोर, द हैंडल, तो आपको फोर्स कैसे लगानी पड़ेगी इसके ऊपर? बेस्ट सूटेड फोर्स कैसी है? फोर्स शुड बी एक्टेड परपेंडिकुलर टू इट। बोले यस और नो? फोर्स कैसे लगनी चाहिए इसके ऊपर? बोलो बेटा परपेंडिकुलर। क्या मैं इस पे फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो डोर खुलेगा? नहीं। क्या मैं ये हैंडल यहां लगा दूंगा तो डोर खुलेगा? नहीं। यहां लगाऊंगा तो खुलेगा, लेकिन क्या होगी? दिक्कत होगी। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? डोर अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? बोलो बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम क्या कहेंगे? बोलो बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर यहां तक का डिस्टेंस आर है, आर वेक्टर है, और इसके ऊपर मैं फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा हूं, तो मैं फोर्स को इस तरीके से बना रहा हूं, दिस एफ फोर्स को, और इसको मैं डॉट से लिख रहा हूं। इसका मतलब है
force is acting perpendicular outward. Force is acting perpendicularly outward. तो फिर R वेक्टर और ये F वेक्टर, ये जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही आपको क्या देगा? टॉर्क। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देगा? टॉर्क। तो यहां पर अगर आपको टॉर्क निकालनी है तो टॉर्क वेक्टर क्या हो जाएगा? बोलो बेटा मेरे पास, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। सबको ये पता होना चाहिए कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द फोर्स। अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे वो भी आपको बताऊंगा। पहले फटाफट ये एग्जांपल नोट डाउन करो। नहीं बात समझ में आई? जो मैंने वहां एग्जांपल देके आपको समझाया था उसी को डायग्रामेटिकली बनाया है, यस और नो? हाँ जी शर्मा जी बोलिए। आउटवर्ड बेटा, आउट। डन बेटा। तो अगर आपको टॉर्क का जब तक आइडिया नहीं होगा तब तक आप किसी बॉडी को रोटेट नहीं कर सकते। फिर से ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर आपको किसी भी बॉडी को रोटेट कराना है तो आपको उस बॉडी के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। किसी बॉडी को अगर आपको रोटेट कराना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा वहां पर? टॉर्क। मान लो ऐसे यहाँ पर एक ग्लोब रखा हुआ है, दोनों एंड पे फिक्स है, अगर आपको उसको रोटेट कराना है, देखो आप अपनी उंगली से फोर्स कैसे लगाते हो? परपेंडिकुलर लगाते हो, यस और नो? नहीं, परपेंडिकुलर ही लगाते हैं फोर्स। जाओ मेरे ऑफिस में ग्लोब पड़ा लेकर आओ, वो भाग के जाओ, भाग के जाओ, भाग के जाओ, भाग तेजी से जाओ, सुस्ती में तेजी से जाओ। देखो उसको रोटेट कराना तो कैसे? थोड़ी इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए तुम्हारी। अगर थोड़ी फोन नहीं चलाओ, अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो आप रोटेशन को नहीं समझ सकते। चीजों को इमेजिन करना सीखो। ग्लोब पड़ा था ले आया, कुछ और होगा थोड़ी ले आऊंगा, यस और नो? तो आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। दरवाजा था, ऐसे कॉमन एग्जांपल्स ले लिया है तो काम बन जाएगा। ये देखो ये ग्लोब है, अब इसको मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, करेगा रोटेट? यस और नो? ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर मैं इस पर ऐसे फोर्स लगाऊं रोटेट नहीं करेगा, लेकिन ये इसके एक्सिस रोटेशन पे परपेंडिकुलर हो गया, देखो रोटेट कर दिया। यस और नो? समझ आ रही बात कि नहीं? ध्यान से देखो, ये ग्लोब का क्या हो गया मेरे पास? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पर आप ऐसे फोर्स लगाओ, ये एक्सिस रोटेशन के, ये देखो इस आर्क के मैंने जैसे ही परपेंडिकुलर फोर्स लगा, चाहे अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ, क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है। इसका एक एक्सिस फिक्स है। अगर आपके पास ऐसे हाथ में एक बॉल होता, इसको रोटेट करना है तो आपको दोनों हैंड से रोटेट करना पड़ेगा, वो सिंगल हैंड से रोटेट नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक जगह फिक्स है। इसीलिए आपको रोटेट करने के लिए एक परपेंडिकुलर फोर्स है, इसको क्या कर सकते हो? रोटेट। अभी मैं इस पे जो फोर्स लगा रहा हूं तो इसके एक्सिस से जो डिस्टेंस है और ये फोर्स, इन दोनों को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इट विल गिव यू द टॉर्क। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब टॉर्क निकालना है आपको। ये स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr², है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका निकाल सकते हैं, उसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी इन्होंने तो बाद में रखा। तो ये बात हो गई यहां पर। क्या मेरी बात क्लियर पूरी तरह से? और कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, बहुत सारे और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको आगे की थ्योरी समझाऊंगा। क्या कभी आप एक्टिवा अपनी सर्विसिंग कराने गए हो? यस और नो? कभी एक्टिवा सर्विसिंग कराने गए होगे? वो जो सर्विस कराने वाला मैकेनिक होता है उसकी दुकान पे चाबी होती है, चाबी, और छोटे कहते हैं ना 12 नंबर की चाबी दे दे, 18 नंबर की चाबी दे दे। अभी ब्रह्म देखिए चाबी, है ना? कभी सर्विस कराने नहीं गया? ले चलूंगा कल मैं तुम्हें, ठीक है?
तो आप देखो कि उसके पास क्या होती है, 12 नंबर 18 नंबर की चाबी, यस और नो? यस ना? कैसा होता है चाबी? चाबी के एक डंडा होता है और आगे उसका ऐसे मुंह होता है, यस और नो? अच्छा, एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात होती है, जिसका मुंह जितना छोटा होगा देखना उस चाबी की डंडी भी उतनी छोटी होती है। सोच के देखो, पहले इतनी लंबी डंडी की चाबी होगी, फिर इतनी लंबी, फिर इतनी लंबी, फिर इतनी लंबी, पूरा सजा के रखा होता है, अपना पूरा शोरूम बना के रखा होता है, यस और नो? कैसा होता है देखो जरा सा, कैसा होता है देखो, ये कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, बोलो यस और नो? फिर अगली चाबी अगर होगी तो देखो, अगर जैसे ये मुंह बड़ा होगा इसकी लेंथ भी बड़ी हो जाएगी। सबने देखा है यार, देखा नहीं देखा इसको? अच्छा, अगर इसका मान लो एक मुंह टूटा हुआ हो, इसका क्या काम होता है? स्क्रू को या तो टाइट करना या स्क्रू को ढीला करना, खोलना, यही काम होता है इसका। मान लो स्क्रू है, सोच के देखो, तुम स्क्रू को लीनियर मोशन में लेके जाते हो कि एंगुलर मोशन में? एंगुलर मोशन। तुम स्क्रू को क्या कर रहे हो? रोटेट। तुमको स्क्रू के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। अब स्क्रू फ्री है, स्क्रू का कोई एक्सिस फिक्स नहीं है, इसलिए इसको फंसाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 2 फोर्स चाहिए। ऐसे 2 फोर्स फंसा दिया और ऐसे घूम रहा है, बोलो यस और नो? इमेजिन कर पा रहे सिचुएशन, ऐसे घूम रहा है। अच्छा, अब ये बड़ा और छोटा क्यों होता है ये भी मैं आपको सिखाता हूं, पहले समझो जरा सा। टॉर्क देखो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेट करना। टॉर्क किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? आर पे और एफ पे, आर पे और एफ पे। अगर आपको टॉर्क ज्यादा करना है, किसी को ज्यादा रोटेट करना है, तो आपको फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी और आर भी बढ़ानी पड़ेगी। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? अगर आप आर को कम रखोगे तो आपको टॉर्क बढ़ाने के लिए केवल किसको बढ़ाना पड़ेगा? फोर्स को ही बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां पे देखो, इसका मुंह बड़ा है, इसका मतलब यहां जो घुमाने वाला नट होगा वो नट छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा होगा। अगर इस बड़े नट को घुमाना है तो टॉर्क ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए, इसीलिए हमने इसके आर्म को भी बढ़ा दिया। आर्म बढ़ाने से कौन बढ़ गया? आर बढ़ गया। तो आर बढ़ने से क्या फायदा हो गया अपने को? टॉर्क बढ़ गया। थोड़ी फोर्स के साथ ही हम टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में के लिए? ठीक है, थोड़ा और फ्री बॉडी वाले एग्जांपल्स को थोड़ा और आपको कुछ एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आपको फ्री बॉडी वाली बॉडी का कुछ और एग्जांपल समझाता हूं। मान लो जैसे अभी दिवाली थी, आपके घर में साफ सफाई हो रही थी, आपके रूम में आपका जो बेड था वो कुछ ऐसे रखा हुआ, ऐसे, इधर आप मुंडी रखते थे, इधर पैर रखते थे, ठीक है। फिर किसी ने बोला किसी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप मुंडी इधर रखो और पैर इधर रखो, आपके मार्क्स बढ़ जाए। चलो ये भी कर लेते हैं, पढ़ाई तो नहीं हो रही, यही सब ट्राई कर ले। मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुमने क्या किया, तुम 2 लोगों आए, तो ये दोनों आया और इन दोनों ने तय किया कि अब बेड तो ऐसे तो हिलतू का बेड रखा तो नहीं जाएगा, 2 आदमी उठाना पड़ेगा, भारी बेड था काफी, पहले से ने डबल बेड खरीद रखा था, ठीक है। तो अब इसको सेट करना था, तो अकेले तो कर नहीं सकेगा, तो ये दोनों आ गए, एक साइड से छोटू ने पकड़ा, एक साइड से इसने पकड़ा, इधर से पकड़ा। दोनों अगर इधर जाने लगे, बेड कभी उधर जाएगा? बेड का मोशन कैसा होगा? लीनियर। दोनों ऐसे जाने लगे, बेड का मोशन, दोनों ऐसे पीछे जाने लगे, दोनों आगे जाने लगे, दोनों खींचने लगे, वो बेड वहीं, कोई लीनियर नहीं, बेड वहीं। अगर बेड को घुमाना है तो एक मूर्ख को इधर जाना होगा और दूसरे महामूर्ख को इधर, यस और नो? बोलो भाई, तभी बेड रोटेट करेगा, यस और नो? तो एक ने बोला चल चल उधर इधर चल, तभी जाके बेड क्या करेगा? रोटेट करेगा, यस और नो? यस और नो? इसका मतलब अगर आप किसी फ्री बॉडी को बेड कैसा था? बेड का एक्सिस फिक्स है क्या? बेड का कोई एक्सिस फिक्स नहीं होता है, वो एक फ्री बॉडी थी। अब ये देख लो, अभी यही बेंच है, ठीक है। अभी सडनली मैं व्हाइट बोर्ड इधर लगा दूं तो सारे बेंचेस को किधर घुमाना पड़ेगा? ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो अगर मैंने बेंच को यहां से पकड़ा है और मनवीर साहब ने यहां से पकड़ा है, तो मुझे अगर रोटेट करना है तो क्या करना होगा बताओ? पकड़ लिया इसने, तो मैं अगर इधर जाऊंगा तभी रोटेट होगा, यस और नो? यस और नो? अगर ऐसे रोटेट करना तो मैं इधर जाऊंगा तभी रोटेट होगा। आ रही बात समझ के नहीं आ रही है? ये फिर से कैसा बॉडी है? फ्री बॉडी है। फ्री बॉडी, एक्सिस फिक्स नहीं है। रोटेट करने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ी? 2। रोटेट करने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ी? 2। और दोनों की डायरेक्शन सेम की ऑपोजिट।
ऑपोजिट, वेरी नाइस, एग्जांपल्स का यही फायदा होता है, समझ में आती है बात। दोनों फोर्स सेम की ऑपोजिट, ऑपोजिट। तो अगर कभी भी फ्री बॉडी हो तो उसको रोटेट करने के लिए कितने फोर्स लगाने पड़ेंगे? कम से कम दो फोर्स। कितने फोर्स लगाने पड़ेंगे? कम से कम दो फोर्सेस। और दोनों फोर्स किधर लगने चाहिए? ऑपोजिट डायरेक्शन। इनको जो इकट्ठा कहते हैं, आपको नाम काफी पसंद आएगा, दैट इज कलेक्टिवली नोन एज कपल। क्या होता है कपल? टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिंदगी में और कहीं बनो नहीं बनो, यहां तो मिल गया था, ठीक है। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, नोन एज कपल। और कपल क्या करेगा? रोटेट। कपल क्या करेगा? किसी भी बॉडी को रोटेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कपल क्या होता है? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। मेरी बात समझ में आ रही है? फिक्स्ड बॉडी को रोटेट करने के लिए सिंगल फोर्स से भी अपना काम चल जाएगा। अब एग्जांपल को यहां पर लगाओ जरा चाबी के साथ। ये चाबी के दोनों फोर्सेस मिलकर क्या बनाते हैं? कपल। सोच के देखो जरा सा। यहां भी मान लो एक ऐसा, यहां देखो ध्यान से, यहां पर एक ऐसा कोई एक स्क्रू है या कोई जिसको मुझे खोलना है, तो मैंने अपनी चाबी यहां पर फिक्स कर दी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? एग्जाम्पल के समझो। अब मुझे अगर इसको घुमाना है तो मैं चाबी को ऐसे घुमाऊंगा। सोच के देखना क्या होता है। इन दोनों के बीच में ग्रिप्स बने हुए होते हैं। ये वाला जो चाबी का मुंह है, इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और ये वाला मुंह किधर फोर्स लगाएगा? इधर। ये सुन लो, ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे फोर्स लगाओगे क्या? ऐसे फोर्स लगाओगे क्या? ना, यू विल फोर्स लाइक दिस। तो ये वाला मुंह कैसे फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ, और ये किधर? नीचे की तरफ, और ये दोनों मिलकर उसको क्या करेगा? रोटेट। सो दीज फोर्सेस आर फॉर्मिंग द कपल एंड दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर किसी भी फ्री बॉडी को अगर आपको रोटेट करना है, देन यू हैव टू अप्लाई टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। इस पेन का एग्जांपल ले लो। ये पेन है, अगर मैं पेन का चाहता हूं कि जो अपर पॉइंट है वो नीचे आ जाए, लोअर पॉइंट जो ऊपर चला जाए, तो इस पर मैं अगर दोनों फोर्सेस इधर लगाऊंगा, इधर ऐसे ना, कैसे? एक इधर दूसरा इधर, ये सुन लो। तो जो मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, जो इधर से फोर्स लगा रहा हूं, दे बोथ आर फॉर्मिंग द कपल। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? समझ में आ रही है बात? इतनी लिखवाऊंगा इसको भी। ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया? अब समझो, अभी तक हमने क्या देखा वो जरा समझो, एक और बात समझाता हूं। अगर कभी भी फिक्स्ड एक्सेस है, पहले पूरी बात एक बार फिर तुम्हारे दिमाग में मैं सेट कर देता हूं। सबसे पहले किसी बॉडी को रोटेट करना है, क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। किसी बॉडी को रोटेट करना है, क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। बिना टॉर्क के बॉडी रोटेट नहीं कर सकता। सबसे पहले टॉर्क का जो फॉर्मूला अपने दिमाग में हिट करता है वो क्या करता है? आर क्रॉस एफ। क्या हिट करता है दिमाग में? आर क्रॉस एफ। व्हाट इज एफ? फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। व्हाट इज आर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इफ फोर्स परपेंडिकुलर ना अप्लाई किया जाए, हम उसकी बात करते हैं। अगर फोर्स कैसे नहीं अप्लाई किया जाए? परपेंडिकुलर नहीं अप्लाई किया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगी, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसको रब कर दूं अभी। एक टॉर्क एग्जांपल में तुम एग्जांपल बना लो, ठीक है? ये बस एक डायग्राम बना लो, फिर इसको मैं रब कर दूं। फटाफट बना लो। हाँ लिखाओ, तुम क्यों टेंशन ले रहे? कितने प्यार से कपल किधर? ठीक है, एक डेफिनेशन और लिख लो टॉर्क के बारे में। इट इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ फोर्स। इट इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ फोर्स। लिखना, द टर्निंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स, the turning ability of a force, the turning ability of a force about an axis, about an axis, about an axis is called its torque about that axis is called
its torque about that axis. चलो मैं दोबारा समझा दूंगा फिर से. is called its torque about that axis. सेंटर ऑफ मास की आपको कितनी डीबीबीज मिली थी? 2. एक डिस्कस हो गई है, दूसरे की डिस्कशन कल करूंगा. ठीक है ना. सेकंड डीबीबी की डिस्कशन कल करूंगा. संडे को आपका सेंटर ऑफ मास का एमसीक्यू टेस्ट होगा. ठीक है. इस संडे आपका सेंटर ऑफ मास का एमसीक्यू टेस्ट होगा. सबकी देना कंपलसरी है. ठीक. अपनी तैयारी प्रॉपरली ऑन कर. ओके. नेक्स्ट मूव टू द अदर एग्जांपल. यहां ध्यान से एक बात को समझना. सबका ध्यान पूरी तरह से यहां होना चाहिए. शर्मा जी, मान लो ये मेरे पास एक्स एक्सेस है और ये मेरे पास वाई एक्सेस. एक मेरे पास कौन सा एक्सेस है बोलो बेटा? एक्स एक्सेस. और दूसरा कौन सा एक्सेस है? वाई एक्सेस. और मान लो यहां से ये एक ऐसे रॉड है जिस रॉड को मैं रोटेट करना चाहता. इस रॉड को मैं क्या करना चाहता हूं बोलो बेटा? रोटेट. तो ये रॉड कैसे रोटेट करेगा? कुछ ऐसे रोटेट करेगा तो बोलो यस और नो. इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे ही रोटेट करेगा रॉड. और इसको रोटेट करने के लिए मैं इसके ऊपर सर्टेन एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं. अप्लाइंग द फोर्स. क्या ये फोर्स इस रॉड के परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है क्या? नो. क्यों? आप अगर आप यहां से देखोगे तो इस रॉड के इसके एक्सिस अगर यहां से देखोगे तो वो कैसा होगा? देखो ऐसा या फिर ऐसा. तो दिस फोर्स इज एक्टिंग एट सर्टेन एंगल. ठीक है. मान लो इस रॉड की लेंथ जो है वो कितनी है आपके पास? आर. यहां से आपको टॉर्क का फॉर्मूला और बिल्कुल क्लियर हो जाए. अब सोच के देखो जरा सा. मैं अगर इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर दूं, क्या करूं इसके बोलो बेटा? मैं कंपोनेंट्स ब्रेक कर दूं. यहां डायग्रामेटिक तरीके से समझना पूरी तरह से. लेट दिस रॉड इज मेकिंग एन एंगल थीटा ओवर हियर. तो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा. यहां होगा थीटा तो वहां होगा. दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा. बोलो यस और नो. अगर आप एफ के कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे तो यहां एफ का कौन सा कंपोनेंट आएगा बोलो बेटा? एफ कॉस थीटा. और इधर एफ का क्या कंपोनेंट आएगा बोलो बेटा? एफ साइन थीटा. कोई दिक्कत वाली बात? आपके पास एक कंपोनेंट कौन सा आ रहा है बोलो बेटा? एफ कॉस थीटा. और दूसरा कंपोनेंट आपके पास कौन सा आ रहा है बोलो बेटा? एफ साइन थीटा. कोई दिक्कत वाली बात है? अब सोच के देखो, इस रॉड को रोटेट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एफ कॉस थीटा कि एफ साइन थीटा? एफ कॉस थीटा. यस और नो? एफ साइन थीटा की वजह से ये रॉड कभी भी रोटेट नहीं कर सकता. अब ध्यान से देखना, अगर ये सर्कल है तो एफ साइन थीटा किसके अलोंग लग रहा है? अलोंग द रेडियस. ये आर रेडियस है तो ये किसके अलोंग लग रहा है? अलोंग द रेडियस. तो एफ साइन थीटा को हम क्या कहेंगे? थीटा है तो ये थीटा होगा ना. देखो ना, ये लाइन, ये थीटा, ये थीटा. दिस विल बी एफ कॉस थीटा. गलत एंगल लिया. और ये आपके पास क्या आएगा? एफ साइन थीटा. नहीं बात समझ में आ रही क्या? ये स्ट्रेट लाइन, ये ट्रांसवर्स, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा. यस और नो? क्लियर है ना? तो अब देखो एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा. अब जब सोच के देखो, ये किसके अलोंग लग रहा है? एफ कॉस थीटा अलोंग द रेडियस. और एफ साइन थीटा किधर लग रहा है? अलोंग द टेंजेंट. यस और नो? तो एफ कॉस थीटा को हम क्या कहेंगे? रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स. क्या कहेंगे बोलो बेटा इसको? हम रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स. और एफ साइन थीटा को हम क्या कहेंगे बोलो बेटा? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स. इसको हम क्या कहेंगे बोलो बेटा? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स. तो एफ साइन थीटा क्या कहलाएगा मेरे पास बोलो बेटा? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. और एफ कॉस थीटा क्या कहलाएगा मेरे पास बोलो बेटा? रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. तो इसको रोटेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट की रेडियल कंपोनेंट? टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना. अब सोच के देख लो, अगर ये आर है तो रोटेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं होगा तो यू हैव टू टेक द परपेंडिकुलर कंपोनेंट. तो यहां से अगर आप टॉर्क लिखोगे, ये बात समझ में आती है?
कि the tangential component of force is responsible for rotation of this rod. The tangential component of force is responsible for rotation of rod. The tangential component of force is responsible for rotation of rod. The radial component won't be able to rotate the rod. So, because tangential component is responsible, तो हम टॉर्क क्या लिखेंगे बोलो बेटा, F sin थीटा इंटू R. तो यहां से वेक्टर फॉर्म में टॉर्क क्या बनेगा बोलो बेटा, R क्रॉस F. सबको याद है ना, A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है, AB sin थीटा. तो इसी तरह से यहां से क्या आया, F sin थीटा इंटू R इज इक्वल टू R क्रॉस F. F क्रॉस R मत लिखना, क्योंकि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. प्रॉपरली नोट डाउन करो इसको. हाँ जी, ऑलमोस्ट सेम है बेटा. बात समझ में आ रही है. ये ऑलमोस्ट मैंने पैरालाइन नहीं बनाया हुआ ना, आपको देखने में प्रॉब्लम कंफ्यूजन हो रही है, लाइन से यही बन. डन बेटा. ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अगर मैं फोर्स के जगह आर के रब कर दूं, अगर मैं फोर्स के जगह आर के कंपोनेंट्स ब्रेक करूं तो भी ये चीज पॉसिबल है. ठीक है ना, आप उस तरीके से भी इसको समझ लो. टॉर्क का सारा कंसेप्ट आपको यहां से जो है वो क्लियर हो जाएगा. आओ देखो, ये देखो फिर से ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और फिर से ये कोई रॉड है और इस पे ऐसे कोई फोर्स एफ लग रही है. ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एफ के कंपोनेंट्स नहीं ब्रेक कर रहा. किसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर रहा हूं बोलो बेटा, आर के कंपोनेंट्स ब्रेक कर रहा हूं. आर के कंपोनेंट्स ब्रेक कर रहा हूं. ठीक है, तो मुझे फोर्स से कैसा चाहिए, फोर्स से कौन सा डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स को ऐसे बढ़ाओगे, आर का एक कंपोनेंट यहां पे आके मिलेगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू इट. बोलो यस और नो. और आर का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा. बात समझ में आ रही है. तो ये एंगल थीटा होगा बिकॉज दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, तो आर का
हम हमेशा एंगल जो ब्रेक करते हैं वो कहां कहां ब्रेक करते हैं, टेल एंड टेल के बीच में, तो इसके साथ इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, आर साइन थीटा। फिर से देखो, फोर्स बना लो, बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये थोड़ा और एक्सटेंड कर लोगे नीचे आ जाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर बनाना चाहते हो तो वैसे देखो साफ साफ दिख रहा है। आप इसको अगर ऐसे एक्सटेंड करो, प्रॉपरली बना देता हूं, आ रहा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये एंगल थीटा होगा, ये आर का ये वाला कंपोनेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, आर साइन थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, बोलो बेटा, आर कॉस थीटा। फिर यहां से अगर आप टॉर्क निकालोगे तो फिर से टॉर्क हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू एफ, तो टॉर्क विल बी योर आर क्रॉस एफ। सो बेसिकली जब भी आपको टॉर्क निकालना है, आप डिस्टेंस के साथ कौन सा कंपोनेंट देखोगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्टिंग ऑन इट, ठीक है ना। ये सिंपल दिख रहा है, ये आर से आर के साथ तो ये सर्टेन एंगल बना रहा था, तो हमने क्या किया, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, बोलो यस और नो, ठीक है ना। नोट डाउन कर लो इसको भी। तो टॉर्क का हमें बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। बेसिक बात यही है कि आपने परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस लेना है, ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे ले। क्लियर है पूरी बात। नेक्स्ट लिखो, कपल, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस whose line of action do not coincide make a couple, इसी में लिखना, direction of torque can be determined by right hand thumb rule। बिल्कुल, direction of torque can be determined by right hand thumb rule। नेक्स्ट लिखना, मोमेंट ऑफ कपल, देखो, moment of couple can be found by taking the moments of the two forces about any point and then adding up देखो मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं कि जब आपके पास कपल लग रहा होगा ना,
तो वो भी अल्टीमेटली लाके आपको एक तरह से टॉर्क ही दे देगा। टॉर्क तो देगा ही देगा, वो पुराने वाले फॉर्मूले पे ही आ जाएगा। यहां ध्यान देना बेटा, ये मान लो कोई मेरे पास एक रिजिड फ्री बॉडी है, अब इसको अगर मुझे रोटेट कराना है तो एक फोर्स से रोटेट करेगा कि दो फोर्स से? दो फोर्स से। अब मैंने आप देखो, आपको कपल में लिखाया देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कोइंसाइड, मतलब अगर ये फोर्स इधर लग रही होती और इधर लगती तो क्या ये बॉडी रोटेट करता? यस और नो? कभी भी नहीं करता यार। अगर मैं इसको इधर से खींचू रोटेट करेगा? नहीं, बिकॉज देयर लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। तो अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, अब इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अलग अलग है, ठीक है। अब ये बॉडी क्या कर सकता है? रोटेट। मान लो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज माय डी। से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड लेट दिस पॉइंट इज ओ। जिस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इज रोटेटिंग अबाउट द पॉइंट ओ। तो ये वाला जो चीज है, ये वाली चीज बॉडी किधर रोटेट करेगी? उधर की तरफ। बोलो यस सर नो? कॉन्सेंट्रेट करो। ये बॉडी किधर लेकर जाएगी? ऐसे। और ये बॉडी को कैसे लेकर जाएगी? ऐसे। यस सर नो? तो लिखो पहले टॉर्क, अगर ये वाला ये फोर्स भी क्या है मेरे पास? F, और ये फोर्स भी क्या है मेरे पास? F। तो पहले ए पॉइंट के लिए अगर हम टॉर्क लिखेंगे तो पहला टॉर्क, दोनों टॉर्क लिखोगे तो क्या आएगा? टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA प्लस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस OB। बोलो यस और नो? ये लिखोगे ना? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो इट इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट O, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलो यार, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? यहां से क्या लिखोगे आप? F इंटू OA प्लस F इंटू OB। यहां पे टॉर्क F कॉमन निकाल लो, क्या बचा आपके पास? OA प्लस OB। OA प्लस OB क्या देगा आपके पास? D। तो F इंटू B, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय आइदर ऑफ द फोर्स विल गिव यू द टॉर्क। पहले इसको लिखो, फिर इसके नीचे डेफिनेशन लिखवाता हूं। क्या बेटा? हाँ जी, वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है, परपेंडिकुलर है तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से जो आप निकाल रहे हो इसी को हम कहेंगे मोमेंट ऑफ कपल। हाँ हाँ, फ्री बॉडी लिखना है इसके नीचे। मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू either of the forces, either of the forces and perpendicular distance between them, equal to either of the forces and perpendicular distance between them। और ये जो perpendicular distance d है ना, this d is called arm cup, this d is called आर्म ऑफ कपल। ये बहुत ध्यान से देखना बेटा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी बॉडी पे कपल लग रहा हो, दो फोर्सेस लग रही हो, अगर आपको वहां टॉर्क निकालना है तो आप क्या करोगे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फटाफट नोट डाउन कर लो इसको भी। एग्जाम्पल से समझ लो। ये मान लो एक डंबल है, डंबल समझते हो ना? जब मैं देखा होगा तुम सबने, डंबल है। अब तुम इस डंबल को रोटेट करना चाहते हो, तो डंबल एक फोर्स से रोटेट करेगी कि दो फोर्सेस से रोटेट करेगी? दो फोर्सेस से रोटेट करेगी। यस और नो? तो मान लो एक फोर्स अगर ऐसे लगाओगे तो दूसरा फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। बोलो यस और नो? और मान लो दिस डंबल इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन,
and it is rotating with an angular speed omega. What is this red line? This is my axis of rotation. अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर वो फोर्स F है तो ये वाली फोर्स भी क्या हो जाएगी मेरे पास, बोलो बेटा, F हो जाएगी। और मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो फिर से कितना है, D है, तो यहां फिर हम टॉर्क क्या लिखेंगे, D क्रॉस F। आगे बात समझ, ठीक है ना। यहां जो तुम कह रहे थे ना, ये मैंने इसको सिंपल समझाने के लिए आपको बताया था, वेक्टर नहीं लगाया था यार। बात समझ में आ रही है? अगर आप इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इट विल बी डी क्रॉस एफ। एंड व्हाट इज डी, देखो मैंने दोनों में से क्या लिया, एक फोर्स, और दोनों फोर्सेस के बीच का क्या लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अगर फिक्स्ड एक्सिस है तो फिक्स्ड एक्सिस से डिस्टेंस और परपेंडिकुलर फोर्स, और अगर दो फ्री फोर्सेस हैं तो उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स, है ना। रहना टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, फटाफट नोट डाउन कर लो। एक मिनट, ठीक है, लिखो नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट लिखो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। लिखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब बहुत ध्यान से समझना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के पहले वो लिख लो, एक मिनट रुक जाओ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स लिखने से पहले आपने वो एग्जांपल्स नहीं लिखे ना, दो चार स्क्रू वाला और बाकी, वो टॉर्क के एग्जांपल्स लिख लो। लिखो सम एग्जांपल्स, मोर एग्जांपल्स ऑफ टॉर्क। रुक जाओ एक मिनट, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ टॉर्क।
some more examples of torque. बात नहीं करो बेटा, सुनो ध्यान से. Some more examples of torque. टॉर्क के कुछ और एग्जाम्पल्स वो जरा समझो. Some more examples of torque. अच्छा देखना, यहां जरा ध्यान से समझना कुछ और मोर एग्जाम्पल टॉर्क का. सबसे पहले टॉर्क का एग्जाम्पल मैंने एक आपको दरवाजे वाला दे दिया, ठीक है ना. और कौन सा एग्जाम्पल दे दिया? किसी फ्री बॉडी को रोटेट करने वाला एग्जाम्पल दे दिया. अभी मैंने आपको क्या बताया? चाबी वाला एग्जाम्पल. ये जरा देखो यहाँ पे कैसे लग रहा होगा. इस पूरे कंसेप्ट को दोबारा समझो. ये मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक कोई भी स्क्रू है और इसको मैंने ऐसे एक चाबी लगा दी. रेड कलर से क्या अपने पास चाबी है ना. अगर इसके एक एंड पे तो भी ये इसको घुमा सकता है, यस और नो. इसमें फोर्स कैसे लगानी पड़ेगी? कुछ इस तरीके से फोर्स लगाओगे, यस और नो. और ये इसको किस तरीके से रोटेट करेगा? जब ये ऐसे घूम रहा होगा तो, जब ये ऐसे घूम रहा होगा तो इस वाली चीज को कहां लगाएगा फोर्स? आगे की तरफ. और इसमें फोर्स कहां लगाएगा? बोलो, पीछे की तरफ. बोलो यस और नो. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये कहलाएगा, ये इन दोनों, अब इन दोनों फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस, टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस स्क्रू. और अगर आप यहां से फोर्स लगा रहे हो, अगर आप इसको छोड़ दो अभी, अगर आप यहां से फोर्स लगा रहे हो तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो गया. से दिस डिस्टेंस इज आर. तो आप जिसके ऊपर टॉर्क लगा रहे हो वो आपके पास क्या आएगा? बोलो बेटा, आर क्रॉस एफ. ये इसको रोटेट करने के लिए. बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और इसको हम कहते हैं आर्म. ये क्या है? उसका आर क्या है? आर्म. ये आर्म जितना बड़ा होगा वो रोटेशन लगाना उतना ही आसान होगा. इसीलिए अलग अलग चाबी के लिए, छोटी चाबी के लिए आर्म की लेंथ भी उसी हिसाब से क्या होती चली जाती है? बड़ी होती चली जाती है. बोलो भाई, बात क्लियर है कि नहीं है? यस और नो. दोबारा देखो, अगर आपके पास कोई एक छोटा सा स्क्रू है तो उसको घुमाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कि कम फोर्स लगानी पड़ेगी? कम फोर्स. अगर एक छोटे से स्क्रू को खोलना है तो उस पर लगाने वाला टॉर्क का अमाउंट ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा. तो इसीलिए उसका आर्म भी कैसा होता है? छोटा होता है. अगर एक बड़ा स्क्रू है तो उसको रोटेट करने के लिए टॉर्क कैसे लगानी पड़ेगी? ज्यादा या कम? तो ज्यादा लगानी पड़ेगी. इसीलिए उसका आर्म भी कैसा होता है अपने पास? एक कंपैरेटिवली बिगर आर्म होता है. क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? तो ये एक बिगर आर्म होता है. एग्जाम्पल लिख लो. और एक एग्जाम्पल देखो. इसके अलावा एक और एग्जाम्पल, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं थ्योरेटिकली. कभी आपने ट्रक का टायर बदलते देखा है? कभी आपने ट्रक का टायर बदलते देखा है? उसका स्क्रू बहुत टाइट होता है, उसकी जो आर्म देखना बहुत लंबी होती है. उसको लगा के उसके ऊपर वो खुद खड़ा हो जाता है और खुद खड़ा होकर फोर्स लगा रहा होता है, क्योंकि उसको घुमाने के लिए बहुत ज्यादा क्या चाहिए? फोर्स. बात समझ में आ रही है? और इसकी लेंथ हम बहुत बड़ी नहीं रखते होते हैं. क्यों नहीं रखते बहुत बड़ी? क्योंकि ये खुद बहुत भारी हो जाएगा, वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर उसको रोटेट करने में क्या होगी? दिक्कत होगी. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसीलिए स्टील का या एल्यूमिनियम के, लाइट मेटल्स का ये बना हुआ होता है. लेकिन ट्रक के टायर के स्क्रूज बहुत हार्ड होते हैं, तो उनको टाइट करने के लिए हमें एक लंबे आर्म का लगाना पड़ता है, ये चाबी. ठीक है? तो इसलिए उसकी लेंथ क्यों बड़ी रखी जाती है? सो डेट कि हम टॉर्क की वैल्यू को बढ़ा सके. फोर्स बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, तो टॉर्क भी आपकी बढ़ जाएगी. क्या पूरी बात क्लियर है? एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो फटाफट. तो फिर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी आपको, इनकन्वीनियंस होगा. टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा ना. आर छोटा हो गया ना, तो टॉर्क तो आर क्रॉस एफ होता है. आपने आर को छोटा कर दिया तो टॉर्क की वैल्यू कम हो जाएगी. तो फिर तुमको जोर ज्यादा लगाना पड़ा ना. तो हम तो ये चाहते हैं ना हमें कम जोर लगाना पड़े. तुम ऐसा साइकिल बना लो कि चलाने में फट जाए. क्या फायदा है साइकिल का? क्यों शर्मा जी? हो गया बेटा? हो गया सबका? नेक्स्ट टॉपिक लिखो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स.
जो मैंने अभी टॉर्क निकाला है वो चाबी पे लग रहा है, और जो उधर निकाल के दिया था वो स्क्रू पे लग रहा था। दो अलग अलग बॉडीज है ना, दोनों बॉडी पे सेम टॉर्क तो लगेगी नहीं, ठीक है। ये जो निकाल के दिया है ये चाबी पे लग रहा था, वो जो लगा के दिया है वो स्क्रू पे लग रहा था। तुम देखो जब तुम फोर्स लगाते हो, कई बार देखो अगर वो स्क्रू स्लिपरी हो जाए तो तुम टॉर्क लगा रहे हो लेकिन अंदर वाला टॉर्क नहीं लगता, तो स्लिप कर जाता होता है। ओके, नेक्स्ट द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा, समझो ध्यान से। यहां से आपका थोड़ा पुराना मैकेनिक्स थोड़ा सा यूज होना यहां शुरू होगा, बहुत थोड़ा सा। बेसिक लॉज ऑफ मोशन आपको आनी चाहिए इसके लिए, बहुत बेसिक, फिजिकल टू एमए थ्योरम, बस और कुछ नहीं। पहले एक बात समझो, क्या है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, पूरा कॉन्सेंट्रेट लगाना, फिर मैं इसको मैथमेटिकली भी समझा दूंगा। मान लो मेरे ऊपर 10 फोर्सेज लग रहे हैं। कितने फोर्सेज लग रहे हैं मेरे ऊपर? 10। और उन फोर्सेस की वजह से मेरा कुछ ऐसा मोशन है, मैं ऐसे घूम भी रहा हूं, आगे भी जा रहा हूं। कैसा है मोशन मेरा? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। बोलो यार, शर्मा क्यों रहे? कैसा मोशन है मेरा? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। मेरे अंदर लीनियर मोशन भी है और मेरे अंदर रोटेशनल मोशन भी है, मेरे अंदर लीनियर मोशन भी है और मेरे अंदर रोटेशनल मोशन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस मोशन इज माय ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। और मेरे पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 10। सारे ही फोर्सेस को हटा दिया जाए। कितने फोर्सेस को हटा दिया जाए? 10 फोर्सेस को हटा दिया जाए और मेरे ऊपर एक फोर्स लगाई जाए। कितनी फोर्स लगाई जाए मेरे ऊपर? सिंगल फोर्स लगाई जाए। तो सिंगल फोर्स को कहां लगाया जाए कि मेरा मोशन अभी भी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल रहे? तो जिस पॉइंट पे उस फोर्स को लगाया जाएगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। नहीं, मेरी बात समझ। 10 फोर्सेस को आप हटा दो, एक सिंगल फोर्स लगानी है, नेट फोर्स। वो कौन सी फोर्स होगी? नेट फोर्स। वो सिंगल फोर्स कौन सी फोर्स होगी? नेट फोर्स। उस नेट फोर्स को किस पोजीशन पर लगाया जाए कि बॉडी का मोशन अभी भी प्रीवियस मोशन जैसा ही रहे? तो जिस पॉइंट पे उसको लगाया जाएगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। नई बात भी समझ में आई? क्लियर? लिखो पहले पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन। Point of application of force is point of application of force is point at which if net force is assumed to be acting, net force is assumed to be acting, then it will produce the same तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मैं डेफिनेशन दोबारा बोल देता हूं। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज द पॉइंट एट विच if net force is assumed to be acting, then it will produce the same effect, as earlier. मतलब इसका मतलब रख लो, इसका मतलब नीचे लिखो, ऐसे लिख लो, which means अगर बॉडी ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मोशन में था
अगर बॉडी ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मोशन में था तो इस फोर्स के लगने के बाद भी इस फोर्स के लगने के बाद भी बॉडी इस फोर्स के लगने के बाद भी बॉडी सेम ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मोशन में रहेगा। बॉडी सेम ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मोशन और जिस पॉइंट पे इस फोर्स को लगाएंगे that point is called point of application of force. That point is called point of application of force. जिस पॉइंट पे हम इसको लगाएंगे उसको हम क्या कहेंगे बोलो बेटा? Point of application of force. Now this point is called point of application of force. Let's take some example. यहां ध्यान देना, एक बॉडी है, मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा रहा हूं, ठीक है? ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है बोलो बेटा? मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्सेस दी हुई है, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज यहां रखना डी, और इस डी पॉइंट पर नीचे एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स है 30 न्यूटन। कितनी है वो फोर्स बोलो बेटा? 30 न्यूटन। डी पॉइंट का नाम है और सी पे एक पॉइंट लग रही है एंड से दिस पॉइंट इज 20 न्यूटन। ठीक है, अब इस बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है ना? अब ये दोनों फोर्सेस बॉडी को लीनियर मोशन में भी लेके जाना चाहेगा और कैसे लेकर जाना चाहेगा? रोटेशनल मोशन में भी। तो इस बॉडी पर कहां पे फोर्स लगाई जाए कि इसका मोशन वैसा ही हो जैसा पहले था? नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता होता है, ये कंसेप्ट अप्लाई होता है। फाइंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, फाइंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। अब ध्यान दो, मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स तुम्हें समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले निकालो कि इस बॉडी पर नेट फोर्स कितनी लग रही है। तो कितनी लग रही है नेट फोर्स? बॉडी पर ऊपर कितना लग रहा? 20 न्यूटन। नीचे कितना लग रहा? 30 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना लग जाएगा? 10 न्यूटन। किधर? अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड, है ना? ऐसे अपवर्ड देखो, ऊपर 20 है, नीचे 30 है ना? तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होगा बोलो बेटा? फोर्स नेट की वैल्यू, नीचे कितना लग रहा है? 30, ऊपर कितना लग रहा? 20। तो फोर्स नेट क्या लिखेंगे बोलो? 30 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? आपको डिस्टेंसेस भी यहां पर दिए हुए हैं। ये डिस्टेंसेस है 10 सेंटीमीटर। यह देखने में छोटा लग रहा है लेकिन दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 70 सेंटीमीटर। कहते हैं कि बोलो 10, 20 और 70, है ना? कितना है बोलो? 10, 20 और 70। क्या डिस्टेंस है बोलो बेटा? 10, 20 और 70। अब बॉडी पर मैं निकालूंगा नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्या निकालूंगा बोलो बेटा? नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये ध्यान से देखना और इसको भी सीखना, इसी से सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। क्या निकालूंगा बोलो? नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। बॉडी पर कितना नेट टॉर्क लग रहा है? क्या निकालेंगे बोलो बेटा? नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्या निकालेंगे बोलो बेटा? नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी।
कैसे निकलेगा वो जरा देखो, कैसे निकलेगा वो जरा देखो। सुनो सुनो सुनो, बॉडी पर कितनी फोर्स लग रही है? दो फोर्सेस। कौन कौन सा? 20 न्यूटन और 30 न्यूटन। समझ लो, यहां ध्यान से देखो, पहले यहां ध्यान से देखो, पहले समझो। पहले किसी सिंगल फोर्स को तुम पहले देखो और बाकी सब फोर्सेस को देखना छोड़। किसको देखो पहले? सिंगल फोर्स को। तो 20 को तुम सबसे पहले देखो। अगर तुम सारी फोर्सेस को हटा दो तो ये 20 न्यूटन का फोर्स बॉडी को कैसे रोटेट करना चाहेगा? ऐसे बोलो ये सब। अगर ये ऐसे रखा हुआ है और इस पर यहां पे 20 न्यूटन लग रहा है और बाकी सब फोर्स हटा दो तो ये 20 न्यूटन बॉडी को ऐसे रोटेट करेगा। बोलो या कर लो। तो ये 20 न्यूटन की वजह से बॉडी की रोटेशन कुछ ऐसे होगी। यस और नो? सिमिलरली अब को दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है? 30। सारी फोर्सेस हटा दो, अब 20 को मत देखो, 30 को देखो। तो 30 बॉडी को कैसे रोटेट करेगा? देखो ऐसे, है ना? लो यार, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? टॉर्क में सेंस ऑफ रोटेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। समझो पहले तो बाद में दोबारा पूछोगे। टॉर्क में क्या देखना बहुत इंपॉर्टेंट है? सेंस ऑफ रोटेशन। मतलब वो फोर्स बॉडी को किधर की तरफ क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो 20 न्यूटन वाला फोर्स किधर ले जा रहा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ये फोर्स किधर ले जा रहा है? बोलो बेटा, क्लॉकवाइज। और ये फोर्स भी किधर ले जा रहा है? देखो, क्लॉकवाइज। तो दोनों टॉर्क की डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है? देख लो पहले शर्मा जी, मुंह से नहीं बोला करो पहले। दोनों टॉर्क से लगने वाली डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है? सेम है। कौन ऑपोजिट बोल रहा है भाई? दोनों क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, आंख से देखो, आलू से मत देखो। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। कैसे डायरेक्शन निकालता है? समझ में आई बात? कैसे निकालते हैं? एक फोर्स को, सारी फोर्स हटा दो, केवल उस फोर्स को देखो। मैंने तभी बोला था ध्यान, जब मैं कहता हूं ध्यान सुनो, तब तुम देखते नहीं। फिर 10 मिनट बाद तुमको दोबारा अच्छा ये तो आया नहीं, तो ऐसे ही फाइनल निकल जाएगा, फिर लगेगा अच्छा ये तो आया नहीं, है ना? तो फिर घर वाले और स्कूल वाले बोलेंगे वंस मोर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? देखो यहां ध्यान से, सारे फोर्सेस हटा दिया और कौन सी फोर्स लग रही है? केवल 20 न्यूटन वाली। तो 20 न्यूटन वाली फोर्स को कैसे घुमाएगी? देखो ऐसे घुमाएगी। यस और नो? इस बॉडी, मान लो यही बॉडी है, इसमें सारी फोर्स हटा दो और ये फोर्स लग रही है, तो ये फोर्स बॉडी को कैसे रोटेट करेगी? ऐसे। सिमिलरली इसमें सारी फोर्स हटा दो और ये फोर्स लग रही है, ये फोर्स बॉडी को कैसे रोटेट करेगी? ऐसे। यस और नो? तो दोनों की डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है? सेम है। तो दोनों टॉर्क आपस में क्या हो जाएगा? सिंपली एड ऑन। दोनों टॉर्क क्या हो जाएगा? एड ऑन। मान लो एक क्लॉकवाइज होता, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता, तो क्या करते? सबट्रैक्ट। दिखाऊंगा आने वाली क्लासेस। अब देखो नेट टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहली फोर्स कितनी लग रही है? देखो यहां देखो, सीखो, लिखने की इतनी जल्दी है, लिख के चांद पे नहीं पहुंच जाओ, पहले सीखो। पहली फोर्स कितनी लग रही है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है? 0। वेरी प्लस। ये प्लस साइन क्यों आया? क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो, तो एक साइन क्या होता? नेगेटिव। तो प्लस आ गया। ये फोर्स कितनी है? 30। और कितना डिस्टेंस है इसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 20। ये क्या है मेरे पास? टॉर्क नेट। बोलो यस और नो? ये कितना हो गया? 0 प्लस 600। तो टॉर्क नेट की वैल्यू क्या आ गई? 600। 600। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट न्यूटन, और यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसमें है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर, मीटर में होता तो किसमें हो जाता? मीटर में। क्या बॉडी पे नेट फोर्स मिल गई? क्या बॉडी पे नेट टॉर्क मिल गया? लेकिन हमें निकालना क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना? पहले इतनी बात नोट डाउन करो, फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अभी सिखाता हूं। फटाफट तेजी से लिखना। पहले इतनी बात नोट डाउन करो, सिखाऊंगा सिखाऊंगा। अच्छा इसको रख दे तो ऑफिस। काफी इंपॉर्टेंट था लगता है। फिर वो रखो अंदर।
क्यों ब्रह्म? डन बेटा, बोलो क्लियर है? अब देखो यहां ध्यान से देखना, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी जगह पर यही बॉडी ऐसे ही रहेगी, यहां ध्यान दो, अब मैं बात का डायग्राम बना रहा हूं, यही बॉडी एज इट इज ऐसी ही रहेगी, कंसंट्रेट करो, और मुझे इसके ऊपर नेट फोर्स लगानी है। नेट फोर्स कितनी है बोलो बेटा? 10 न्यूटन। फोर्स हमेशा नेट लगेगी, तो 10 न्यूटन लगानी है। मान लो मैं 10 न्यूटन कहां लग रही है? 10 न्यूटन नीचे की ऊपर? नीचे। तो इस बॉडी पे कहीं पर लगा दो 10 न्यूटन नीचे की तरफ, और यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये डिस्टेंस नहीं पता मुझे, ये डिस्टेंस क्या है? एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये 10 न्यूटन भी क्या प्रोड्यूस करे? वही टॉर्क जो ये दोनों फोर्सेस ने मिलके प्रोड्यूस किया था। यस और नो? तो क्या होगा? यस, क्या लिखोगे बोलो? 10 न्यूटन इंटू एक्स इज इक्वल टू 600 न्यूटन सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 60 सेंटीमीटर। आई बात समझ की नहीं आई? मैंने क्या किया, जो नेट टॉर्क आया था उसको नेट फोर्स के साथ क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। और मैंने क्या मान लिया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पर अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाएगा तो ये बॉडी वैसे ही रोटेट करेगा जैसे इन दोनों के लगने से कर रहा था। तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे थे? 600 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो ये जो फोर्स है नेट फोर्स, इसको भी कितना टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा? 600 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो अपने को फाइंड क्या करना था? डिस्टेंस x। तो मैंने इस x डिस्टेंस को क्या मान लिया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, इस 20 न्यूटन को हटा दूंगा, ध्यान से देखो, 20 न्यूटन हटा दूंगा, 30 न्यूटन हटा दूंगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 60 सेंटीमीटर पे नीचे की तरफ एक 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा। ये मोशन और वो मोशन दोनों बराबर। नहीं समझ में आई बात? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है ना? बोलो क्लियर है? दोबारा समझ लो क्या किया, दोनों फोर्सेस ने मिलकर कितना टॉर्क प्रोड्यूस किया? 600 न्यूटन पर सेंटीमीटर, न्यूटन सेंटीमीटर। तो अगर मैं एक फोर्स 10 न्यूटन की लगा दूं तो इट विल अगेन प्रोड्यूस द सेम टॉर्क which is being produced by the two forces। नोट डाउन करो, मैं लिखवा देता हूं इसको। आजे क्या बेटा? हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या लोगे? नहीं उसी यार, तुमको जब सेम मोशन रखना है तो फिर तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दोगे तो मोशन ही चेंज हो जाएगा। नहीं, पूरे पॉइंट तुमको क्या फाइंड करना है? पूरे क्वेश्चन के लिए तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत अलग ले सकते हो, अभी इस टॉपिक में तुमको क्या फाइंड करना है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये क्या होता है? वो फोर्स लगाओ जिससे उस बॉडी का मोशन अभी भी कैसा रहे? पहले जैसा ही रहे। तो पहले जैसा मोशन कैसे रहेगा? ये पहले जैसा मोशन कैसे रहेगा, है ना? अगर हम ऐसी फोर्स लगाएं कि उसका मोशन उसी के तरीके से हो, तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ही चेंज कर दोगे तो मोशन उसी के तरीके से कैसे रहेगा? बात समझ में आ रही है? नीचे लिखो। काफी लोगों को बहुत लोग तंग करते हैं, है ना? घर वालों को बोलो कि क्लास में मुझे मैसेज किया, मुझे तो कभी किसी के घर से। कौन सा वाला घर? छोड़ देता, 5 मिनट में। ठीक है, लिखो लिखो इसके बाद लेट, इसी के नीचे इसको कंसेप्ट वाइज लिख लो कि लेट पॉइंट एन इज द पॉइंट। डायग्राम बना के लिखो, इस डायग्राम को बना के, लेट पॉइंट एन इज द पॉइंट, लेट पॉइंट एन इज द पॉइंट, लेट पॉइंट एन इज द पॉइंट where if we will apply the net force, if we will apply the net force, then the body will have
same motion, then the body will have same motion. Same motion. Hence, when net force is applied at N, when net force is applied at N, it will produce the same torque. It will produce the same torque. It will produce the same torque which is being produced by all the forces. Which is being produced by all the forces. तो यहां पे लगने वाली फोर्स भी क्या प्रोड्यूस करेगी, बोलो बेटा, सेम टॉर्क, वही टॉर्क जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था। तो मैंने क्या किया, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस मच, एक्स की वैल्यू। बोलो पूरी बात क्लियर है? ठीक है, आज की डीवीपी देना, क्वेश्चन मार्क करो। कल वाले में 35 करना है, तुमने उस डीवीपी को टच नहीं किया, बहुत गलत काम किया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इसको ट्राई करोगे, कल मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा इससे। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है बेटा, कहां तक? क्वेश्चन नंबर 10 तक। चलो वहां पे क्वेश्चन नंबर 25 तक अटेम्प्ट करो। लिख लो, कल मैं चेक करूंगा सबकी कॉपी। डीपीपी नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर कहां तक? 25 तक। और डीबीपी नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 10 तक। इस फ्राइडे के बाद नेक्स्ट फ्राइडे को यही डीबीपी डिस्कशन होगी। ठीक है, तो इन दोनों डीबीपी को फटाफट क्या कर लो, खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।